BCom first year, subject money banking and international trade. Today's topic in your subject is index number. वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी को पता करने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिकल टूल्स है जिससे हम वैल्यू ऑफ मनी को पता लगाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी। मीन्स वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, एक तरीका है जिससे हम मनी के वैल्यू में क्या बदलाव आया है इसको यूज़ करके हम जानते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था, पढ़ा था, जिन्होंने क्लास किया होगा, अटेंड किया होगा। तो वैल्यू ऑफ मनी को जानने के लिए हम प्राइस लेवल कैलकुलेट करते हैं। इकनॉमी में चीज़ों का दाम बढ़ा है या घटा है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ किया है इकनॉमी में तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ करता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है। और प्राइस लेवल अगर इकनॉमी में घटता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है। आपको हम चीज़ों को रिकॉल कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं एक बार छोटे से जल्दी से। लास्ट के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। वैल्यू ऑफ मनी प्राइस लेवल का अपोजिट होता है। मनी का वैल्यू घटेगा जब प्राइस लेवल बढ़ेगा। अगर आप पीछे के पेजेस जाके नोट्स में देखेंगी तो उसमें आपको देखेंगे, बताया था मैंने कि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है अगर जब प्राइस लेवल घटता है। वैल्यू ऑफ मनी घटता है जब प्राइस लेवल बढ़ता है। पहले कोई सामान 1 रुपये का एक पीस मिला करता रहा। पहले कोई सामान 1 रुपये का एक पीस मिला करता रहा और उस समय आपके पास 10 रुपये थे तो आप 10 रुपये में 10 पीस ले लिया करती थी। पहले 1 रुपये में एक पीस कोई सामान, मान लीजिए एक पेंसिल का था, एक पेंसिल था, उसका कीमत 1 रुपये था और 10 रुपये में आप 10 पेंसिल खरीद लिया करती थी। लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ। अब उसी पेंसिल का दाम 1 रुपये की जगह 2 रुपये हो गया। अब उसी पेंसिल का दाम 1 रुपये की जगह 2 रुपये हो गया। जब 1 रुपये की जगह 2 रुपये हो गया उस पेंसिल का दाम, तो अब 10 रुपये में कितनी पेंसिल खरीद पाएंगे? पहले आप उसका जब दाम 1 रुपये था तो 10 रुपये में आप 10 पेंसिल खरीद लेती थी। अब उस पेंसिल का दाम 2 रुपये हो गए हैं। अब 10 रुपये में सिर्फ 5 पेंसिल ही खरीद पाएंगी क्योंकि उसका दाम अब 2 रुपये हो गया एक पेंसिल का दाम। तो अब 10 रुपये में आप लेके जाएंगे तो सिर्फ 5 पेंसिल ही आपको मिल पाएगा। तो मीन्स की प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ। अब एक पेंसिल का दाम 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो गया, प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर गया। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर गया तो वैल्यू ऑफ मनी घट गई। जिस 10 रुपये में पहले आपको 10 पेंसिल मिल जाया करता था, अब उसी 10 रुपये की वैल्यू घट गई। अब 10 रुपये में सिर्फ आप 5 ही पेंसिल खरीद पा रही हैं। तो प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी अपोजिट होती है। प्राइस लेवल ऊपर चला गया, प्राइस बढ़ गया, 1 का 2 हो गया और वैल्यू ऑफ मनी घट गई। अब जो है पहले 10 पेंसिल खरीदती रही है वो 5 ही पेंसिल खरीद पा रही है, उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर घट गई। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा प्राइस लेवल का यूज़ करना पड़ता है कि प्राइस लेवल निकालना पड़ता है कि महंगाई दर देश में बढ़ी है कि घटी है, चीज़ें महंगी हुई हैं कि सस्ती हुई हैं। और जितना ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी कम होगा। तो वही बोल रहा है कि इस प्राइस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर का हम लोग यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर जो एक स्टैटिकल डिवाइस है टू मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी।
It is a number which represents the average price of group of commodities at a particular time in relation to the average price of the same group of commodities at another time. तो इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट के दाम को पास्ट के दाम से कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस वक्त सन 2021 चल रहा है, तो सन 2021 में हम कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे, वो प्रोडक्ट जो कि 2010 में भी मौजूद था या 2011 में, 10 साल का गैप मान लीजिए। हम 10 साल से 10 साल में कितना प्राइस में बदलाव आया है, 10 साल में देश में प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ा है, इस चीज़ को हम देखना है। तो हम 5 कमोडिटीज़ ऐसे चुनेंगे इस समय के जो 10 साल पहले भी मौजूद थे। जैसे 10 साल पहले भी पेंसिल था, तो ये किसी कंपनी का पेंसिल ले लेंगे। नटराज कंपनी का पेंसिल अभी भी है, 10 साल पहले भी आया करता था। उसका कॉस्ट देख लेंगे, पेट्रोल का दाम देख लेंगे, आटे का दाम देख लेंगे कि पहले आटा कितने का मिलता था और आज के समय में आटा कितने का मिलता है। राइस का दाम देख लेंगे कि 10 साल पहले राइस क्या कीमत मिलता रहा और आज राइस का कीमत क्या है। तो 2011 में राइस का कीमत क्या था, 2021 में राइस का कीमत क्या है, 2011 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 2021 में पेट्रोल की कीमत क्या है, 2011 में दाल पल्सेस दाल की कीमत क्या थी, रहर की दाल की कीमत क्या थी, और 2021 में रहर की दाल की कीमत क्या है। इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट को ले लेते हैं इंडेक्स नंबर में और उसको कंपेयर करते हैं पास्ट के प्राइस से। 2011 के प्राइस से कंपेयर करते हैं 2021 के प्राइस को, और कंपेयर करने पे जो भी रिज़ल्ट आता है, कंपेयर करने पे अगर रिज़ल्ट आया कि उस समय दाम कम था और इस समय हर चीज़ों की दाम बढ़ चुकी है, तो मतलब कि प्राइस लेवल कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है, चीज़ों का दाम बढ़ा है। और जब प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटती है, ये आपको पता है। चलिए देखते हैं इंडेक्स नंबर बनाते कैसे हैं। देखिए बेसिकली 2 तरीके का इंडेक्स नंबर होता है, इसको आप लिख भी सकती हैं। मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर की मीनिंग आप जानेंगे, इंडेक्स नंबर होता है क्या ये आप जान गई। अब लिख लीजिए मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो कौन कौन से मेथड से इंडेक्स नंबर आप बनाती हैं। इसमें देखिए पहला जो मेथड है वो है सिंपल प्राइस इंडेक्स। पहला जो है मेथड है सिंपल प्राइस इंडेक्स, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स में देखिए एक टेबल दिया हुआ है, उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है एग्जांपल कि कैसे बनाते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स। तो उसमें पहले देखिए कमोडिटी दिया है, कमोडिटी मीन्स की कोई वस्तु। तो कमोडिटी ए का प्राइस 1970, कमोडिटी ए का प्राइस 1970 में 20 रुपये पर केजी था। 1970 रुपये में कमोडिटी ए 20 रुपये में हमें 1 केजी मिल जाता था। वही कमोडिटी ए 1980 में 25 रुपये का हो गया 1 केजी। पहला कमोडिटी दिया हुआ है ABCD E, उसके बाद प्राइस दिया है उन सारे कमोडिटी का 1970 में, फिर उन्हीं सारे कमोडिटी का प्राइस दिया है 1980 में, और उसके बाद लास्ट में दिया है कितना % हो गया वो। तो देखिए पहले प्राइस दिया है 1970 में ए का दाम था 20 रुपया, अब 1980 में उसी का दाम बढ़ के हो गया 25 रुपया। बी का दाम था 5 रुपये पर केजी, 1980 में उसका दाम बढ़ के हो गया 10 रुपये पर केजी। कमोडिटी सी का दाम था 15 रुपये पर मीटर, अब उसी कमोडिटी सी का दाम अब बढ़ के हो गया 1980 में 30 रुपये पर मीटर। उस तरीके से कमोडिटी डी का दाम है 25 रुपये पर केजी, 1980 में उसका दाम हो गया 30 रुपये पर केजी। कमोडिटी ई का प्राइस था 200 रुपये पर क्विंटल, उसी कमोडिटी ई का दाम अब बढ़ के हो गया 450 रुपये पर क्विंटल 1980 में। तो ये जो है
चेंजेस आए प्राइस में 1970 से 1980 में। अब उसके बाद निकालते हैं लास्ट में जो देखिए जो कॉर्नर में दिया हुआ है आपके राइट साइड के कॉर्नर में जो लिखा हुआ है प्राइस रिलेटिव आर। आर क्या होता है देखिए उसमें लिखा हुआ है जो 1970 के प्राइस को P0 मान रहा है जो कि बेस ईयर है, जिससे आपको कंपेयर करना है जो भी प्रीवियस जो भी पास्ट का ईयर रहेगा जो पहले आया रहेगा। जैसे इसमें 1980 बाद में आया होगा, 1970 पहले आया होगा। तो जो भी पुराना साल है जो पास्ट का ईयर है उसको बेस ईयर मानते हैं, उसको बोलते हैं P0। तो 1970 पहले आया होगा, 1980 बाद में आया होगा, तो 1970 को बोलेंगे बेस ईयर क्योंकि 1970 पहले आया होगा। तो 1970 बेस ईयर है, उसको हम लोग मान लेते हैं P0। देखिए लिखा हुआ है ऊपर टेबल में प्राइस इन 1970, उसको P0 मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिखा है P0। उसके बाद प्राइस इन 1980 इसको माना गया है P1, उसको P1 बोल दिया गया है। अब R कैसे निकालेंगे? तो R निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो करेंगे तो प्राइस रिलेशन निकल जाएगा, R निकल जाएगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो पहला है 125, तो पहला 125 है जो पहला ए का है। प्राइस रिलेटिव जो आया है आर जो आया कैलकुलेट किया गया है ए का वो है 125। 125 कैसे आया? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ए का P1 है 25 रुपये, ए का P0 है 20 रुपये, मीन्स की 25 अपॉन 20 इंटू 100। 20 मीन्स जो ए का आर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, मीन्स की 25/20 इंटू 100। तो उसको कैलकुलेट करेंगी तो आ जाएगा 125। उस तरीके से B का भी निकालना है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 20 का P1 है 10 रुपये, B का P0 है मीन्स कि 1970 का दाम 5 रुपये, 10/5 इंटू 100, तो उसका आ जाएगा 200। इस तरीके से C का भी है देखिए P1 अपॉन P0 30 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 आ जाएगा 200। इसी तरीके से 120 आएगा D का और 225 आएगा E का। R निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते हैं। तो उसके बाद जितना R है उसको सब ऐड कर देंगे। देखिए सिग्मा R दिया हुआ है, जो R को कैलकुलेट किया गया है उसको सबको ऐड कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं सिग्मा R। सिग्मा R इक्वल टू 870, 125, 200, 200, 120 और 225, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 870। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कमोडिटी दिया हुआ है टेबल में ABCDE के नीचे लिखा हुआ है N इक्वल टू 5, मीन्स कि नंबर ऑफ़ कमोडिटी कितने हैं 5। अब देखिए दिया हुआ है फॉर्मूला यूजिंग अर्थमेटिक मीन प्राइस इंडेक्स इन 1980। अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हुए प्राइस इंडेक्स निकालेंगे सन 1980 में। तो सिग्मा R अपॉन N, इसका फॉर्मूला है सिग्मा R अपॉन N। तो सिग्मा R कितना है 870, N है 174। तो सिग्मा R अपॉन N ये 870 अपॉन 5 कर देंगे, आ जाएगा 174 रुपये, 174 रुपीज़। तो मीन्स 174 आ गया, मतलब कि जो चीज़ का दाम सन 1970 में 100 रुपये था, जो चीज़ का दाम सन 1970 में 100 रुपये था, अब उसी चीज़ का दाम जो है बढ़ के 1980 में हो गया है 174 रुपया। जिस चीज़ का दाम सन 1970 में 1970 में जिस चीज़ का दाम 100 रुपया था, अब उस चीज़ का दाम सन 1980 में हो गया है 174 रुपये। तो प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ा, मीन्स कि 74%। 100 रुपये का चीज़ अब हो गया है 174 रुपये में, मीन्स 10 साल में 74% प्राइस इंक्रीज़ कर गया। पहले वो 100 रुपये का मिला करता था, अब जो है इसमें 74 रुपये बढ़ गया उसका दाम, अब 174 रुपये हो गया, मीन्स 74% प्राइस लेवल बढ़ा है।
तो जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है। तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया होगा, वैल्यू ऑफ मनी घट गया होगा इस इकोनॉमी में, इस कंडीशन में। इस तरह से दूसरा तरीका है, ये था सिंपल प्राइस इंडेक्स, ये था सिंपल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका, इंडेक्स नंबर। तो दूसरा तरीका है वो है वेटेड प्राइस इंडेक्स। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो दूसरा तरीका है वो है वेटेड प्राइस इंडेक्स। इस चीज़ से आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आता है तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बताइए। इसमें एग्जांपल देके आपको समझाना रहेगा सर कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो भी थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा करने के लिए एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। अब देखिए क्या है वेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें भी उसी तरीके से 5 कमोडिटी लिया है, A B C D E। अब यहाँ पे कमोडिटी का वेट भी ले लिया है। यहाँ पे कमोडिटी का देखिए W आ गया है, उसमें W नहीं था, यहाँ पे W आ गया है, यहाँ पे वेट ले लिया है। तो बोला है कमोडिटी A 6 किलो 20 रुपये में मिल जाया करता था 1970 में। कमोडिटी A 6 किलो मिल जाया करता था 20 रुपये में 1970 में। वही कमोडिटी A 6 केजी अब लेने जाते हैं तो मिलता है 25 रुपये में सन 1980 में। कमोडिटी A 6 केजी मिलता था 1970 में 20 रुपये का, वही कमोडिटी A 6 केजी अब मिलता है 1980 में 25 रुपये का। तो इसका प्राइस रिलेटिव क्या हो गया, जिस तरह उसमें से आर, जिस तरह पीछे हमने बताया था आर निकाला गया था सिंपल प्राइस इंडेक्स में। देखिए जिस तरीके से आर निकाले थे हम लोग, P1/P0 इंटू 100 मीन्स कि 1980 का जो प्राइस है डिवाइडेड बाय 1970 का प्राइस इंटू 100। इस तरीके से यहाँ पे भी आर निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो यहाँ पे 125 आ गया। उस तरीके से कमोडिटी बी का भी देखेंगे। कमोडिटी बी का 4 केजी 5 रुपये में मिल जाया करता था 1970 में। कमोडिटी बी 4 केजी मिल जाया करता था 1970 में 5 रुपये में। वही कमोडिटी बी अब 4 केजी मिल रहा है 10 रुपये में 1980 में। तो इसका आर हो गया 200 मीन्स कि 1980 का प्राइस डिवाइडेड बाई 1970 का प्राइस इंटू 100, तो हो जाएगा 200 आ जाएगा। इस तरह से कमोडिटी सी का भी निकालेंगे, कमोडिटी डी का भी निकालेंगे और कमोडिटी ई का भी कैलकुलेट करेंगे आर। तो जब यहाँ पे आर आ गया उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कॉलम बढ़ गया है W इंटू आर। तो यहाँ पे वेट W आपको दिया हुआ है, तो वेट क्या होता है, देखिए W आपको दिया हुआ है W इंटू आर। तो W इंटू आर करने के लिए W यहाँ पे देखिए A का W है 6 और A का R है 125। तो W इंटू आर करेंगे मीन्स कि 6 इंटू 125, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो आ जाएगा आपका 750। A का W इंटू आर आ गया 750। इस तरीके से आप B का भी W इंटू आर करेंगे। B का W है 4 और B का R है 200। तो B का W इंटू आर करेंगे आ जाएगा 800। इस तरीके का C का भी W इंटू आर करेंगे 2 इंटू 200, 400 आ गया। इस तरीके का D का ही करेंगे तो आ गया 480। और इस तरीके से E का भी करेंगे W इंटू आर तो आएगा 2250। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है W इंटू आर के नीचे ऐड किया हुआ है कि सिग्मा डब्ल्यू आर। सिग्मा डब्ल्यू आर मीन्स कि जो डब्ल्यू आर हम निकालें उन सबका एडिशन। तो सारे डब्ल्यू आर का एडिशन हो गया 4680, 4680, 4680
आ गया सिग्मा डब्ल्यू आर, सारे डब्ल्यू आर का एडिशन। उस तरीके से सिर्फ डब्ल्यू का भी हम एडिशन करेंगे। सिर्फ डब्ल्यू क्या हो गया, जो वेट दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू का सिग्मा करेंगे तो आएगा 26, सारे डब्ल्यू का ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा 26। उसके बाद यूजिंग अर्थमेटिक मीन द वेटेड प्राइस इंडेक्स, देखिए इसका दिया हुआ है यूजिंग अर्थमेटिक मीन द वेटेड प्राइस इंडेक्स इन 1980 कि अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हुए जो वेटेड प्राइस इंडेक्स है 1980 में वो क्या होगा, सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आपके इसमें नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लीजिए सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू आर के यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है। तो सिग्मा डब्ल्यू आर की वैल्यू कितना है 4680 4680 और सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू है 26। तो 4680 डिवाइडेड बाई 26 26 इज इक्वल टू आएगा 180 180। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो चीज़ का दाम 1970 में 100 रुपया था, अब उस चीज़ का दाम बढ़ के 1980 में हो गया है 180 रुपये। जिस चीज़ का दाम 1970 में 100 रुपये था, अब उस चीज़ का दाम बढ़ के 1980 में हो गया है 180 रुपये। तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ प्राइस में, 70%। मीन्स 70% जो है प्राइस इंक्रीज़ कर गया, 70% दामें बढ़ गई चीज़ों की सन 1970 से और 1980 के बीच में। 1970 में जिस चीज़ का दाम 100 रुपये था, अब उसी चीज़ का दाम 1980 में हो गया है 180 रुपये। ये था तरीका आपका वेटेड प्राइस इंडेक्स को निकालने का। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स और वेटेड प्राइस इंडेक्स, ये दो चीज़ था आपका। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वेटेड प्राइस इंडेक्स को भी नोट कर ले। उसके बाद चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कुछ चीज़ें लिख लीजिए। स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। स्टेप्स आए, प्रोसेस आए, मेथड आए, इन सब चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। अगर मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर आता है कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो उसमें आपको सिंपल प्राइस इंडेक्स और वेटेड प्राइस इंडेक्स के बारे में तो बताना ही है, साथ में जो हम लिखवाने जा रहे हैं स्टेप्स, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप्स कि क्या क्या है प्राइस इंडेक्स को बनाने में। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर अगर आता है आपको एग्ज़ाम में, तो आप वेटेड प्राइस इंडेक्स के बारे में भी बताएंगी, सिंपल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताएंगी, और जो स्टेप्स क्या होते हैं बनाने में किसी इंडेक्स नंबर को, जो कि हम लिखवाने जा रहे हैं अभी, इस चीज़ को भी आप मेंशन करेंगे अपने आंसर शीट में आंसर देते समय। लिखिए स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जो पहला स्टेप होता है इंडेक्स नंबर को बनाने में, तो होता है पहला पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर कि इंडेक्स नंबर बनाने का पर्पस क्या है आपका। तो पहला जो है कि पर्पस डिसाइड करते हैं कि इंडेक्स नंबर जो बना रहे हैं हम क्यों बना रहे हैं, आखिर पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर को बनाने का। ये पर्पस को डिसाइड करना सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इंडेक्स नंबर को बनाने का, कि क्या पर्पस है हमारे इंडेक्स नंबर को बनाने का, क्या पर्पस है, किस वजह से हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। दूसरा सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ मीन्स
कि चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल में ABCDE लिया था, तो इस तरीके से ये एग्जांपल था आपका। तो बट रियल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ABCDE नहीं, उसमें लेना पड़ेगा राइस, वीट, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से जो कमोडिटी जो हम लोग रियल वर्ड में डेली यूज़ करते हैं, इस तरीके से कोई कमोडिटी को लेना पड़ेगा, उन्हीं का प्राइस देना पड़ेगा 1970 का, उन्हीं का प्राइस देना पड़ेगा 1980 का, या फिर जिस भी ईयर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में क्या ज़रूरत है आपको। तो दूसरा है कि सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, मीन्स कि वो कौन कौन से वस्तु को हिंदी में बोला जाएगा वस्तु के चयन, वो कौन कौन से वस्तु का आप चयन करना चाहती हैं, जिनका प्राइस आप देखना चाहती हैं कि बढ़ा है कि घटा है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्राइस, सिलेक्शन ऑफ प्राइस, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कि उनके प्राइस क्या क्या थे, इस चीज़ों का सिलेक्शन करना, उन वस्तुओं के प्राइस का सेलेक्ट करना। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वेट, सिलेक्शन ऑफ वेट, सिलेक्शन ऑफ WEIGST वेट। जैसा कि आपने देखा था कि आप वेटेड प्राइस इंडेक्स में अगर आप कैलकुलेट करेंगी, चीज़ों को यूज़ करेंगी, तो वहाँ पे वेट की भी ज़रूरत थी, जो W जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ वेट कि आपको वेट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस किस वेट का कौन कौन सा कमोडिटी आप सेलेक्ट कर रही हैं, किस कमोडिटी का कितना वेट आप सेलेक्ट कर रही हैं, इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड मीन्स कि बेस पीरियड हमेशा कोई पास्ट का कोई ईयर होता है। जैसे कि 2021 में अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 2011 में चीज़ों का दाम क्या था और 2021 में मीन्स कि 10 साल में कितना डिफरेंस आया, तो अगर 10 साल में आपको देखना है चेंजेस, तो आपको 2011 आपका बेस पीरियड हो जाएगा। आपको अगर 20 साल का देखना है कि 20 साल में कितना चेंजेस आया 2021 में, पिछले 20 साल में कितना चेंजेस आया प्राइस में, तो 20 साल का देखना रहेगा तो आपको सन 2001 में जाना पड़ेगा। तो 2001 से 2021 में 20 साल का डिफरेंस है, सन 2001 से 2021 में 20 साल का डिफरेंस है, तो आपका बेस ईयर हो जाएगा सन 2001। जो भी पास्ट का ईयर रहेगा वो बेस ईयर कहलाएगा। लास्ट है इसमें सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, लास्ट है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। सिलेक्शन ऑफ फार्मूला का मतलब हो गया कि वेटेड प्राइस इंडेक्स से निकालना चाहती हैं कि सिंपल प्राइस इंडेक्स से निकालना चाहती हैं, ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ फार्मूला कि आपको क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है आप यूज़ कीजिए, सिलेक्शन करिए अपने फार्मूला का। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर में ही हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर का क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, तो यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर में पहला पॉइंट लिखिए, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर में पहला पॉइंट लिखिए in measuring changes in the value of money, in measuring changes in the value of money, in measuring MEASURING, in measuring changes in the value of money, कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसको जानने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी में कितना चेंजेस आया है। तो पहला जो पॉइंट है इन मेजरिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, इंडेक्स नंबर का हम यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को जानने के लिए। दूसरा लिखिए इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेशन, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग के कैलकुलेशन को करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम
इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है कि जैसे रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक चीज़ जो हमारे लिए होता है जीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए क्या खर्चा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा किसी देश में किसी व्यक्ति को रहने के लिए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। कि प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को कितना खर्चा करना पड़ेगा किसी देश में, किसी सोसाइटी में या उस देश में जीने के लिए, उसको यूज़ जानने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन मेजरिंग चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन मेजरिंग चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, कितना अब सामान बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि जितना था पहले उतना ही रुका हुआ है। इन चीज़ों को जानने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इन मेजरिंग चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, इन इंटरनल ट्रेड। इन इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मीन्स हुआ कि डोमेस्टिक ट्रेड, जब अपने देश के अंदर व्यापार हो, एक शहर से दूसरे शहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मीन्स पूरे इंडिया में आप जब कहीं व्यापार भी करिए, कहीं भी व्यापार कीजिए, चाहे अपने शहर में, चाहे एक शहर से दूसरे शहर, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, पर अपने देश के अंदर ही करिए, उसको बोला जाएगा इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में भी यूज़ आता है इंडेक्स नंबर का। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एक्सटर्नल ट्रेड। इन एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड से यहाँ मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड, जब दो देशों के बीच में व्यापार हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम इंडेक्स नंबर का भी यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर का यूज़ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। फॉर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फॉर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के लिए भी, इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इंडेक्स नंबर को। फॉर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारा गवर्नमेंट होता है वो इकोनॉमिक, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी को बनाने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ करता है गवर्नमेंट हमारा। और लास्ट लिख लीजिए इसमें, इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन डिटरमाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसको जानने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए भी, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। पहला था इन मेजरिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है मनी के, इसको जानने के लिए। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को चेंज करने में, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने में हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट था इन मेजरिंग चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको जानने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इन इंटरनल ट्रेड, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इन एक्सटर्नल ट्रेड, मीन्स कि इंटरनल ट्रेड इंडिया में अगर हम व्यापार कर रहे हैं उसमें भी इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। विदेश में व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं, देश से विदेश अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हम इंटरनल इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी,
इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। और लास्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपको इंडेक्स नंबर से रिलेटेड। अच्छे से इन चीज़ों पे नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए आता है तो आप लोग से शेयर किया जाएगा ग्रुप में। बट आप लोग प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए। बाकी जैसा उस समय का कंडीशन रहेगा, सिचुएशन रहेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले, जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ले, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम के बारे में शेड्यूल फिक्स किया जाएगा। तब तक घर पे रहिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।